गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में और इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या योगदान दिया है, यह सभी हम आज पढ़ेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इसका जन्म में मतभेद मिल सकता है, क्योंकि जितने भी भक्तिकालीन कवि हुए हैं उन कवियों के जन्म में अनेक विद्वानों के मतभेद अलग अलग हैं। उस अलग अलग के लिए जैसे कुछ विद्वान इनका जन्म 1554 मानते हैं, कुछ 1589 मानते हैं, लेकिन हमें जो मानना है वह 1532 ही मानना है, क्योंकि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। क्योंकि भक्तिकालीन और जो हिंदी साहित्य है इसका बंटवारा जो करने वाले हैं वो रामचंद्र शुक्ल ही है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी बांदा उत्तर प्रदेश में ही माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का हुल्सी हुलसी था। ये जन्म से ही इनको एक प्रकार से अभद्र माना गया था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के दौरान इनके मुखारविंद से बच्चे की रोने की आवाज़ न आकर इनके मुख से सीधा राम शब्द निकला था। तो उस समय यह माना गया कि जो बच्चा मुख से रो नहीं रहा है और केवल बोल रहा है, ऐसा कुपुत्र माना गया। और इनका उस दिन ही एक नाम भी रख दिया गया जिसका नाम है राम बोला, क्योंकि सर्वप्रथम इनके मुखारविंद से राम शब्द ही उच्चारित हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस 1574 ईस्वी में प्रकाशित है, जिसको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनाने में समय लगा था। यह अवधी भाषा में रचित है। विनय पत्रिका ब्रिज भाषा में रचित है और ब्रिज भाषा में रचित विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल अपना ही वर्णन किया है कि ये भक्तिकालीन कवि कैसे हुए और उसका मुख्य कारण क्या है। गीतावली यह भी ब्रिज भाषा में है, श्री कृष्ण गीतावली यह भी ब्रिज भाषा में है, दोहावली यह भी ब्रिज भाषा में, कवितावली यह भी ब्रिज भाषा में, रामाज्ञा प्रसिन्न यह अवधी भाषा में है। वैसे इनकी रचनाएं यहाँ भी बहुत कम दे रखी हैं, क्योंकि इनके रचनाओं का जो काल है वो 72 से अधिक है, लेकिन फिर भी हम आज समाज के तौर पर कम से कम 12 रचनाओं को इनके प्रकाशन के तौर पर देख सकते हैं। इन्होंने जानकी मंगल रचना का भी वर्णन किया, पार्वती मंगल रचना का वर्णन किया, हनुमान बाहुक रचना का वर्णन किया, बरवई रामायण का इन्होंने वर्णन किया, वैराग्य संदीपनी इनकी रचना है। तो इनकी रचनाओं के विषय में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। और तुलसीदास जी ब्रिज भाषा और अवधी भाषा के सम्राट माने जाते हैं, ऐसा इनके विषय में हम पढ़ सकते हैं। और इनका निधन 1623 काशी में हुआ है। काशी के अंदर जो 80 है उस स्थान पर इनकी मृत्यु का बहुत ही सुंदर परिपक्वता
आप देख सकते हैं। इनकी जो चरण पादुकाएं हैं उनका एक विशेष अनुष्ठान के रूप में, एक विशेष हिंदी साहित्य के जगत के रूप में आप उनको देख सकते हैं। ये तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि हैं और इन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति का वर्णन किया है। यहाँ पर आता है, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जब बरसई बर बारहि चारऊ, होई कबित मुक्तान मन चारु, कीर्ति भनित भूत भल सोई, सुर सरि सब सब कहें हित कोई। यहाँ पर भक्तिकालीन सगुन काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे ऊपर माने जाते हैं भक्तिकालीन कवियों में, क्योंकि ये भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और इनकी सगुन धारा का वर्णन है। इन्होंने कह दिया है, हृदय सिंधु मतसीप समाना। जो हमारा हृदय है वो कैसा है, एक सिंधु सागर के समान, सागर के समान, मतसीप समाना, जैसे उसके अंदर एक नाव तैर रही हो, उसी प्रकार हम राम की भक्ति में अपना समय दे रहे हैं, अर्थात अपना सब कुछ इन्होंने राम को ही दे दिया है। भक्ति में आने की प्रक्रिया को सहज परिणित है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकान्मुख है कि वो लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। ऐसा आचार्य गहरसन ने कहा है कि लोक मंगल की साधना यदि जानते हैं तो केवल तुलसीदास ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। यह बात सिर्फ उनके काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यह है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधि और ब्रज भाषा को साहित्य रचनाओं का माध्यम माना है। इन माध्यमों के द्वारा ही उन्हें चुना गया है। जिस प्रकार हम उनके भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हुए हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर शास्त्रीयता और लोकग्राह्य और लोकगृहीति को जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देना है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रस्तुत करता है। यहाँ तुलसीदास जी बहुत ही ब्रज भाषा के कवि के रूप में उभर कर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तुलसीदास जी की लोक व शास्त्र साधना आप देख सकते हैं, उनका संपूर्ण ज्ञान करा सकते हैं कि यह विशेषता उनके महाकवि बनाती है। इसी प्रकृति के जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस इसी से हिंदी को अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज को नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि के रूप में जाने जाते हैं। तुलसीदास जी इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं। सबसे संपूर्ण रूप है इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जातीय कवि कह दिया है कि वे अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्यस्य तत्वों का
प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य, रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र के दोनों काव्य भाषाओं अवधि ब्रिज दोनों का संस्कृति कथा सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी ओर उन्होंने मान लिया है और उनका अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा उनका वर्णन किया है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास जी की पहचान है वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी की है। यानी कि जो संस्कृत कवि तुलसीदास जी हैं उनका जो प्रिय अलंकार है वह है उपमा अलंकार, और जो हमारे तुलसीदास जी हैं उनका जो प्रिय अलंकार है वह है सांग रूपक, अर्थात रूपक का उपभेद। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उनकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्व हैं और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप है। पहले छंद किसवी किसान, यह छंद है। उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ की कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद खेती ने किसान ने प्रकृति और शासन की विषमता में उपजी बेकारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ पूर्वक चित्रण करते हुए उसने दशानन रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद में दूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुर्ग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल से अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है, जिसे नमूना है भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम की पूरी तरह से मानवीयकरण कर देता है, जिसे पाठक पढ़ते हैं और उनका मन एक बहुत ही रूप से प्रसन्नित हो जाता है। यह काव्य मर्रम से सीधा जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि का करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। यह हमने तुलसीदास जी के विषय में पढ़ा है और तुलसीदास जी का पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमारे एग्जाम में 4 नंबर में आता है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये होता है। ज़्यादातर ये आता ही है और आप सभी बच्चों को इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। इसको भी 4 भागों में बांटना है आपको। जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली, इन सभी के विषय में आपने पढ़ लिया है। आपने अभी तक जो हमने ग्रामर पढ़ रहे थे, कैसे बनती है कविता, उसको याद कर लेना है और उसके बाद इसको याद करना है और लिखना है। यह सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स।